आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में, इंटरनेशनल लॉ के स्टेटस में और पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कश्मीर के बारे में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 370 के अंदर जो प्रोविजन दी थी, आर्टिकल 370 के अंदर जो मैकेनिज्म दिया गया था आर्टिकल 370 को अमेंड करने का, ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मोदी की गवर्नमेंट ने अगस्त 5 को पास किया, ये उसकी ही वायलेशन था। तो पहली बात तो यह है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये बात आपने जहन में रखनी है, मेंशन करनी है अपने रिस्पॉन्स में। अब इंडियन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्लेम करता है कि वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि बीजेपी लड़ जो मोदी की गवर्नमेंट है वो जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं वो पॉलिसी है हिंदुत्व पॉलिसी। अब हिंदुत्व जो डॉक्ट्राइन है वो हमें इंडिया की, अगर आप हिस्टोरिकली उनकी थिंकिंग ट्रेस आउट करें तो वो हमें शिफ्ट नजर आती है गांधी से नेहरूवियन पॉलिसी के ऊपर। नेहरू ने जो गांधी की थिंकिंग थी, गांधी की कॉन्टिनेंटल थिंकिंग थी, उसको शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, उसको इंडियन थिंकिंग के ऊपर या हिंदुत्व के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब बीजेपी जो है वो उसकी एक न्यू इनकारनेशन है। बीजेपी की जो थिंकिंग है इसको एक नया वजूद मिला है। और जो गुजरात का जो बुच्चर है या गुजरात का जो कसाई है, 2002 के गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से मोदी को गुजरात का बुच्चर कहा जाता है। और मोदी उस वक्त जो है वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। हजारों मुसलमानों को जबा किया गया। उस दौरान मोदी की गवर्नमेंट खामोश स्पेक्टेटर बन के देखती रही। तो ये वो थिंकिंग है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान टाइम एंड अगेन कहता है कि इंडिया जो है वो एक नाजी इंडिया है और फाशिस्ट इंडिया है। और बीजेपी की डॉक्ट्राइन्स की टाइम एंड अगेन हमारा प्राइम मिनिस्टर रेफर करता है, पाकिस्तान रेफर करता है। रीजन यह है बिकॉज दे फॉलो हिंदुत्व डॉक्ट्राइन्स। अब डेफिनेटली हिंदुत्व डॉक्ट्राइन जो हिंदूज हैं उनकी प्रोमिनेंस की बात करें, वो अखंड भारत की बात करते हैं, एक ग्रेटर इंडिया की बात। उस ग्रेटर इंडिया में ऑब्वियसली पाकिस्तान भी आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसमें एक एलिमेंट यह है कि तमाम जो नॉन हिंदूज हैं उनको ट्रांसफर करना है, मुस्लिम इंक्लूडिंग मुस्लिम्स बीइंग द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको ट्रांसफॉर्म करना है हमने किसमें, हिंदुइज्म में। या तो कन्वर्ट करें या फिर मरें। काउ विजिलेंटिज्म को भी आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आर्टिकल 370 से मुतल्लिक बात कर रहा हूं, इससे मुतल्लिक जो डिफरेंट इंडियन सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए उनमें बात यह की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एब्सेंस में जम्मू एंड कश्मीर की इस तरह के जो आर्टिकल्स में अमेंडमेंट्स हैं वो इलीगल हैं। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, अब हम इसका लीगल पर्सपेक्टिव खोदने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अनलॉफुल एनेक्सेशन, इलीगली आप किसी टेरिटरी को अपने साथ मिलाएं, ऑफ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये आपको कहां से पता चलता है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से, यूएन की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन से। बाय एन ऑक्युपाइंग पावर, इंडिया इज एन ऑक्युपाइंग पावर, इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये बात पहली आपने मेंशन करनी है। दूसरी बात, कंट्रावेंशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर, स्पेशली यूएन रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन 47 है उसकी ये वायलेशन। रेजोल्यूशन 47, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए एक बात आपको बता दूं, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसने एस्टेब्लिश किया था यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका मकसद था लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो स्क्रिमिशेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखना, और ये देखना कि कौन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पीस एग्रीमेंट है या जो सीज फायर एग्रीमेंट उसकी वायलेशन कर। लेकिन इंडिया ने मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को 2014 में इंडिया से निकाल दिया, दिल्ली से निकाल दिया। ये एक आपके नॉलेज में एडिशन होगी। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 47 जो है वो बात करती है, बुनियादी तौर पे जो यूएन के रेजोल्यूशन हैं उनमें तीन इंपॉर्टेंट जो कश्मीर से मुतल्लिक हैं वो प्रोविजन है। पहली बात करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आजाद कश्मीर है वहां से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को निकालेगा, डीमिलिटराइज करेगा। ये बात याद रखिए कि ये जो रेजोल्यूशंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये 48 में, 49 में या अर्ली 50s में आई हैं, जिनका अंदर ये बातें एम्फसाइज की गई। पाकिस्तान डीमिलिटराइज करेगा, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 की।
पाकिस्तान जो है वो डीमिलिटराइज करेगा, यानी कश्मीर से अपनी फौज निकालेगा। फिर जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें से अपनी फोर्सेस को स्केल बैक करेगा या कट बैक करेगा इस लेवल तक के जिस लेवल के साथ वो वहां पे पीस मेंटेन कर सके। और फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो है प्लेबिसिट का ऑप्शन, कि वहां पर जो है वो क्या होगी, राय शुमारी होगी। एक प्लेबिसिट होगा, प्लेबिसिट किसके अंडर होना है, यूएन के अंडर, या यूएन के अपॉइंटेड मेडिएटर के अंडर, या यूएन के अपॉइंटेड किसी मिशन के अंडर। और वो प्लेबिसिट के बाद जो लोग जो भी डिसाइड करेंगे, कश्मीर के लोग मेजोरिटी के तहत फैसला होगा। अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाने, पाकिस्तान के साथ एक्सेशन के ऊपर एग्री करते हैं तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर, पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाएगा। अगर जो है वो इंडिया के साथ करते हैं तो उनको, लेकिन इंडिपेंडेंस का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और कश्मीर के लिए जो इंडिपेंडेंस की बात है वो बाद में ऐड हुई। पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये है कि हम कश्मीर को इंडिपेंडेंस, अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो पाकिस्तान इज ओपन टू दैट आइडिया। तो ये रेजोल्यूशन 47 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपने जहन में रखना है। यूएन का चार्टर और यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 2625 ये प्रोहिबिट करते हैं टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन या अग्रेंडाइजमेंट। अब इसका जो टेक्स्ट है वो आप रीड, अगर मैं आपके लिए रीड करूंगा तो आपको समझ आएगा कि इंडिया का ये जो एक्शन है वो किस तरह से वायलेशन है। एवरी स्टेट हैज द ड्यूटी टू रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स इंडिया की ड्यूटी है इस केस में, एज अ मींस ऑफ सॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। कश्मीर इज एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट in accordance with international law, including territorial disputes and problems concerning frontiers of state. तो territorial disputes, कश्मीर territorial dispute है, और frontiers of state, स्टेट के फ्रंटियर्स, उससे पहले स्टेट के फ्रंटियर्स कहां तक लिमिटेड थे, वो लिमिटेड थे जम्मू एंड कश्मीर के और इंडिया का जो इंडियन यूनियन का जो बॉर्डर है वहां तक। अब इंडिया ने उसको पुश करके, इंडिया ने टेरिटरी को यूनियनाइज करने के बाद उसको लाइन ऑफ कंट्रोल तक पुश कर दिया। तो ये फ्रंटियर्स ऑफ स्टेट चेंज हो गए, इसलिए ये रेजोल्यूशन लगती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 122 जो है वो 1957 की है। ये नोट करती है कि एनी यूनिलैटरल स्टेप्स बाय इंडिया कैन नॉट एक्सटिंग्विश ऑब्लिगेशंस कंटेंट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस इन कश्मीर। और इनमें से जो है वो इंडिया ने ये इम्पार्शियल प्लेबिसिट भी करवाना है अंडर यूएन ऑस्पाइसेस। तो इंडिया का, अब इसमें देखें ये जो रेजोल्यूशन है 122 ये बात करती है कि यूनिलैटरल स्टेप, आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करना, क्या ये इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर किया? नहीं, इंडिया ने किया, तो यूनिलैटरल स्टेप है। तो ये जो रेजोल्यूशन है डायरेक्टली उसके ऊपर लगती है और उसके इफेक्ट को लीगली नलिफाई करती है। सो कश्मीर इट रिमेन्स एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आर्म रेसलिंग करेंगे, देखते हैं कौन जीता है। आप भी वेट करें और मैं भी वेट करता हूं। अब हम शिमला एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखते हैं। शिमला एग्रीमेंट जो है और लाहौर समिट की डिक्लेरेशन, ये जो है वो दोनों दो डिफरेंट इवेंट्स हैं। शिमला एग्रीमेंट अगेन आता है 1972 में। पाकिस्तान 1971 की जंग हार चुका था, तब जो है वो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के पास थे, तो तब हमने ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया। ये रीड करता है, इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये है कि पहले इस डिसीजन से पहले इंडिया का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो शिमला एग्रीमेंट है उसके अंडर जो है वो कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। इसके टेक्स्ट के ऊपर जरा गौर करें। पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू कंट्रीज नीदर साइड शैल यूनिलैटरली ऑल्टर द सिचुएशन। इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया है बिकॉज इट हैज यूनिलैटरली अटेम्प्टेड टू change the situation, alter the situation. India cannot invoke either Shimla Agreement or Lahore Declaration to stave off third. अब इंडिया जो है वो टाइम एंड अगेन कहता है कि हमें थर्ड पार्टी मेडिएशन की जरूरत नहीं है, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मेडिएशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों के दरमियान ये इशू है। शिमला एग्रीमेंट में ये बात की गई थी, पैराग्राफ 4 में उसमें ये बात की गई थी कि बायलैटरल जो है वो अपने तमाम आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को ये दोनों कंट्रीज रिजॉल्व करेंगे। लेकिन शिमला एग्रीमेंट में ये बात भी की गई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, कश्मीर डिस्प्यूट्स, उनसे मुताल्लिक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं वो रेलेवेंट रहेंगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना है कि इंडिया का ये जो डिसीजन है आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय शिमला एग्रीमेंट। और इंडिया का आर्ग्यूमेंट जो है वो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी विथस्टैंड नहीं करता। आर्टिकल 103 है जो यूएन चार्टर का, वो बात करता है दैट बायलैटरल ट्रीटीज कैन नॉट सुपरसीड इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर यूएन चार्टर। तो आर्टिकल 103 के तहत जो है बायलैटरल ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट इज अ बायलैटरल ट्रीटी,
तो अगर इंडिया आर्ग्यू करता है कि बायलैटरली हम कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं जबकि यहाँ पे इंडिया ने यूनिलैटरली किया, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। शिमला एग्रीमेंट डज नॉट एक्सक्लूड मल्टीलैटरलिज्म इंटायरली, उसमें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की बात की गई है। तो इंडिया जो ट्रंप की मेडिएशन की ऑफर को, या अभी जैसे आपने देखा स्वीडन ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वो मेडिएशन की ऑफर की है, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है वो मेडिएशन की ऑफर कर चुके हैं। तो इन मेडिएशन की जो थर्ड पार्टी मेडिएशन के ऑफर्स हैं जो कि एक मल्टीलैटरलिज्म की जीती जागती मिसाल है, इनको जस्ट इस प्रिटेक्स्ट के ऊपर आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता कि हमारे दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट रीच किया जा चुका है और इस एग्रीमेंट के होते हुए हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द सिचुएशन इन इंटरनेशनल लॉ। फिर देखें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इसका क्या लिंक है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। महाराजा ने जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, ये साइन किया 1947 में पाकिस्तान के साथ। अब स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के होते हुए महाराजा जो है वो लीगली इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किया। अब हिस्टोरिकली मैं ये बात करूं तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का सही होना, वैलिड होना या उसका इनवैलिड होना, ये भी एक क्वेश्चन है जो अभी तक शायद रिजॉल्व नहीं हुआ और किसी को नहीं पता कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या रियल भी है, ऑथेंटिक भी है या नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के होते हुए महाराजा साइन नहीं कर सकता था। फिर जो विल ऑफ द पीपल है वो डोमिनेट करती है या वो सुपरसीड करती है एक महाराजा जो है, जो महाराजा हरि सिंह है, उसके डिसीजन को कि वो स्टेट की फेट, अपनी रियासत की तकदीर को डिसाइड कर ले। ये भी आपने ध्यान में रखना है जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करें। तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। These two articles were fraudulent attempts to legitimize accession। तो आर्टिकल, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उसको लेजिटिमाइज करने के लिए ये दोनों आर्टिकल्स पुट किए गए थे। पाकिस्तान ने तो हर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन दोनों आर्टिकल्स और इंडिया का जो स्पेशल स्टेटस है उनको एक्सेप्ट नहीं करना था। लेकिन इन दोनों आर्टिकल्स के होते हुए एक बात थी कि कश्मीरियों को स्पेशल प्रोटेक्शंस और स्पेशल प्रिविलेजेस हासिल थे और उनके होते हुए इंडिया जो है वो कश्मीर के स्टेटस को चेंज नहीं कर सकता था। तो ये शायद वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि पाकिस्तान के हिसाब से रेलिवेंट है, जो कश्मीर की बहस में, और इंडिया का ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थी और इनकी रेवोकेशन, यहाँ पे वो एलिमेंट है जहां पे पाकिस्तान का कंसर्न आता है। अब आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव करके आपने उसको स्टेट का पार्ट बना दिया है, तो वो थोड़ी सी जो प्रोटेक्शन थी वो भी आपने हटा दिया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान उस सारी बहस को ही नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान के नजदीक तो प्लेबिसिट करवाएं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक, जो कश्मीरी डिसाइड करते हैं उसके मुताबिक फैसला करें। अब कश्मीरीज हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये इंटरनेशनल लॉ में कश्मीरियों का एक एस्टेब्लिश्ड राइट है। इसके ऊपर भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है कश्मीरियों का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अंडर ही होगा। और अगर कश्मीरीज डिसाइड करते हैं एक इंडिपेंडेंस के ऑप्शन के लिए, तो दिस शुड बी एंड वुड बी गिवन टू देम, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। अल्दो दिस इज अ रियलिटी, दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो आपके सामने है। आने वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और तब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी छोड़ूंगा, देखूंगा कि आप उनका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।